हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। दिस इज सीए नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ब्रांड न्यू बेसिक क्लास फॉर योर सीए इंटर कॉस्टिंग नवंबर 21 वाले बच्चे बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यार भैया रिजल्ट कब आएगा, भैया हम लोग कब से तैयारी स्टार्ट करेंगे। बट द थिंग इज आपका ऑलरेडी एग्जाम थोड़ा लेट से हुआ, दिसंबर साइकिल में हुआ, और अब एक और मौका है आपके पास जनवरी साइकिल में देने का, जितने लोग ऑप्ट आउट किए हैं। तो मैं उन सब बच्चों के लिए या जो ऑलरेडी दे चुके हैं दोनों के लिए एक पर्टिकुलरली जो कंसेप्ट ऑन कॉस्टिंग है, व्हाई दिस कॉस्टिंग सिलेबस में आया, ये कॉस्ट अपने को क्यों पढ़ना है, वो मैं बताने वाला हूं। और मैं आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊंगा कि यार ये कॉस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है एक सीए के लाइफ में, और अपने आगे कैसे इसको भी एक स्ट्रीम चूज कर सकते हैं करियर बनाने के लिए। यार आगे भी इसी से काम चलाना है और आगे भी इसी के द्वारा जॉब करना हो या बिजनेस में क्या काम आता है कॉस्टिंग का। तो चलिए बात करते हैं आपके वेरी 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 प्रैक्टिकल पेपर ऑफ योर सीए इंटर विच इज कॉस्टिंग, जिसका पूरा नाम अगर इंस्टीट्यूट के द्वारा बोलूं तो सीए इंस्टीट्यूट इसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुलाता है। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके ग्रुप 1 का 3rd पेपर है और ये पूरा का पूरा 100 नंबर का है। बट मैं हमेशा से बोलता हूं कि मैं पेपर पैटर्न और इसमें क्या है क्या नहीं वो बाद में बताता हूं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है। सब टीचर पहले बताते हैं यार ये है, ये पढ़ना है, ऐसे करना है, पेपर ऐसे सिलेबस में बांधा हुआ है। मैं चाहता हूं पहले मैं थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग बातें बताऊं कि यार ये कॉस्टिंग क्या है, और उसके बाद आपको पेपर पैटर्न की ओर लेके चलूं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया आपका कि ये सिलेबस में आपका पेपर कौन सा है, ग्रुप 1 का 100 मार्क्स का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कॉस्ट एज अ वर्ड है ये क्या संबोधित करता है। ध्यान से सुनिएगा एकदम मेरी बात। भैया कॉस्ट से हम लोग तो जैसे समझते हैं आज के एक लेमैन पर्सन, या जो भी लेमैन, आप तो अब है नहीं, आप अच्छा आपने तो फाउंडेशन दे दिया, क्लियर किया नहीं, दे दिया, तो दे दिया तो आपको इतना तो पता होगा कि यार आपने कॉस्ट एज अ टॉपिक इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, आपने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है, आपने काफी टॉपिक्स किया, डिमांड सप्लाई, जहां आपको ये कॉस्ट के बारे में एक ना एक बार तो आया होगा दिमाग में। तो ध्यान से सुनिएगा ये कॉस्टिंग क्या है। भैया कॉस्ट कई प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट बेसिस। मतलब अगर आपको मैं बोलूं कि भैया खर्चा क्या है, खर्चा एलिमेंट्स के हिसाब से अलग है, खर्चा नेचर के हिसाब से अलग है, खर्चा कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से अलग है, खर्चा अलग अलग टाइप के अलग अलग नेचर के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। बट अगर एक सीधा सा शब्द इसके साथ बोला जाए तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि कॉस्ट इज जस्ट अ खर्चा। अब भैया ये खर्चा किससे रिलेटेड है, क्योंकि खर्चे तो कई होते हैं, फाइनेंशियल खर्चे होते हैं, जैसे एफएम में अपने पढ़ेंगे ना, इंटरेस्ट कॉस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या वो सब भी इधर इंक्लूडेड है कि ये सिर्फ आपका शुरू वाले खर्चों को डिनोट करता है। ध्यान से सुनिएगा ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अपने पूरे इंडस्ट्री में 3 लेवल में अपने को बांटा गया है। सबसे पहला लेवल आता है लोअर लेवल, उसके बाद आता है मिडिल लेवल, और लास्ट में आता है टॉप लेवल। ये लोग लोअर लेवल में जो लोग नौकरी प्राप्त करते हैं वो बैक एंड वाले काम करते हैं, एक्सेल तैयारी करना, सबको डेटा एनालिटिक्स का काम करना, डेटा को सजाना वजाना। मिडिल लेवल वाले लोग जनरली थोड़ा इनको मॉनिटर करते हैं और कुछ डिसीजन के तौर पे हेल्प करते हैं टॉप लेवल को।
और ये कुछ दिमाग लगा के अपना डेटा बताते हैं कि यार ऐसा काम करना चाहिए, अब ये टॉप लेवल को भेज दो, ये एनालिसिस करेंगे। और टॉप लेवल करते हैं एनालिसिस वाले काम, जहां बैठे हैं सीएफओ और आपके सीईओ ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल एडवाइजर और आपके क्या बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, ये लोग सब बैठे हैं। तो ये जब टॉप लेवल तक जाता है तो भैया हम तो सीए पढ़ रहे हैं, हमने सीए इंटर दे दिया, हम आर्टिकलशिप में जाएंगे तो हमको क्या यहाँ बैठाएगा, यहाँ बैठाएगा कि यहाँ बैठाएगा? ऑब्वियसली आप आर्टिकलशिप करेंगे तो आपको लोअर लेवल में दिया जाएगा काम कि चलो अब आपको हम बता रहे हैं, आप इसका डेटा पहले सेग्रीगेट करना सीखो। बट जब आप सीए फाइनल पास कर चुके होंगे तो एज अ सीए एक औदा के कारण और एक सीखा जो आपने अपने आर्टिकलशिप द्वारा, आपको मिडिल लेवल पे नौकरी मिलती है। भैया हमें टॉप लेवल पे चाहिए क्योंकि इसकी पे स्केल भी ज्यादा होती है और इधर जो काम है वो हमको करना है, हमको डिसीजन लेना है भैया कंपनी का। तो इसके लिए आपको फाइनेंस एंड कॉस्टिंग की बहुत वर्तमान पूर्वक नॉलेज होनी चाहिए। भैया ये कैसा नॉलेज है जो आप हमें देंगे, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए? देखो ये लोग करते हैं एवरीथिंग एस्टीमेट, ये सब काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का फोरकास्ट करने का। और ये जो मिडिल लेवल वाले लोग या लोअर लेवल वाले लोग होते हैं ना, ये लोग जनरली पास्ट डेटा को उखेड़ते हैं। जैसे आपका एक सब्जेक्ट है आपका फेवरेट जो अविनाश संचेती सर पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग, वो काम हिस्टोरिक डेटा का हिसाब रखता है, यानी पास्ट में जो घटी हुई घटनाएं हैं उनका हिसाब करना, जो एक्सटर्नल लोग भी देख सकते हैं। बट ये जो काम है ना फाइनेंस एंड कॉस्टिंग का एस्टिमेशन, ये इंटरनल लोगों के लिए है। ये मैं अंदर अपने कंपनी के अंदर वाले लोगों को बताने के लिए कर रहा हूं कि यार ऐसे काम करोगे तो खर्चा कम लगेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, कमाई ज्यादा होगा। और वो सब एक एस्टिमेशन पे बेस्ड रहता है, कुछ पास्ट डेटा को देखते हुए या कंपटीटर को देखते हुए। तो बेसिकली जो फोरकास्टिंग और इन्वेस्टमेंट और जो तरीके हैं कि यार क्या करना चाहिए, अल्टीमेट डिसीजन, वो टॉप लेवल के होते हैं। और इनके लिए आपको अलग से, मैं बार बार बोल रहा हूं, महारत हासिल करनी पड़ती है फाइनेंस और कॉस्टिंग में। तो भैया हमें भी यहां जाना है तो क्या करना होगा? पहले तो आप ये दो सब्जेक्ट समझिए, कॉस्टिंग और एफएम, और उसके बाद आप एमबीए साथ में कीजिए, सीएमए कीजिए, ताकि आपको वो जो वेटेज है कि यार मेरे को टॉप मैनेजमेंट में जानी है वो आपको मिले। तो आइए मैं आपको अब बताता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एस्टीमेट। एस्टीमेट दो चीज का किया जाता है, जैसे अभी मैंने कहा आपको, कॉस्ट का और इन्वेस्टमेंट्स का। ठीक है, ये जो पार्ट है ये अपने एफएम में करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेगा ये बात। बट जो कॉस्ट का एस्टीमेट है वो देखेगा आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो अपना ग्रुप 1 का पेपर है। तो ये जो एस्टिमेशन पार्ट है कॉस्ट का, भैया ये क्या करता है अपने लिए? ये बताता है कि खर्चा कितना लगेगा। ना 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 ना, ऐसा क्या सेलिंग प्राइस डिसाइड करे बेस्ड ऑन खर्चा कितना लगेगा? The ultimate objective to estimate the cost is to estimate the selling price to be charged to customers. अपना एंड काम सोचो, हमेशा ये सोचा करो यार लास्ट में क्या होने वाला है। लास्ट में क्या होने वाला है? अपने को माल बेचना। भाई सीधा सा बात, धंधा कर रहे हैं माल बेचना। तो ये जो धंधा कर रहे हैं माल बेचना है, तो किसी को तो माल देना है और कुछ दाम पे देना है। और वो पक्का बात है, अपने को क्या सोच के देना है यार, कुछ कमाई भी करना है और खर्चा भी कवर करना है। तो ये जो सेलिंग प्राइस टू बी चार्ज टू कस्टमर है, उस एस्टिमेशन के लिए वी कैलकुलेट कॉस्ट, यार खर्चा क्या लग रहा है।
ताकि ये डिसाइड कर सके कि वो माल कितना में बेचना है। तो अब ये जो खर्चा का एस्टिमेशन स्टार्ट होता है वो डिपेंड करता है खर्चा किधर लग रहा है। अब आप मेरे को बताइएगा कहां ये एस्टिमेशन इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको लेके चलता हूं 3 सेक्टर में। लेट मी मेक यू गो थ्रू दिस 3 सेक्टर्स। ध्यान से देखना। पहला सेक्टर आते हैं मैन्युफैक्चरर्स, दूसरे सेक्टर वाले लोग हैं ट्रेडर्स, और तीसरे वाले लोग हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। तीनों नाम आपको समझ में आ रहा होगा। मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, ट्रेडर क्या करते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर की ओर अगर चले तो जैसे कि हम लोग नवीन क्लासेस एक सर्विस प्रोवाइडर है, हम लोग एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो सर्विस देते हैं क्या, टीचिंग। वैसे ही कई अदर सर्विसेज होते हैं तो वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, ट्रेडर क्या करते हैं, पहले बताओ भैया। ट्रेडर क्या करते हैं? ट्रेडर एक काम करते हैं। ट्रेडर मतलब हो गए जैसे कि अपने कई लोग का, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं या वीडियो देख रहे हैं, अपना पापा लोग धंधा कर रहे होंगे, कोई के पापा लोग सर्विस कर रहे होंगे। सपोज अपने दिमाग लगा रहे हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो ये किन से रिलेटेड हुआ, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये प्रोफेशन हो गया और ये सब बिजनेस हो गया। भैया आपने सर्विस जो प्रोवाइड, जो मतलब जॉब कर रहे हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज है, उनका एस्टिमेशन, अरे उनको क्या एस्टिमेशन का दरकार है, वो तो सैलरीड एम्प्लॉयड है, उनका तो कोई बिजनेस नहीं है जहां उनको कॉस्टिंग निकालनी है। वो तो अपना जो काम कर रहे हैं उसके बदले उनको सैलरी मिल रही है, तो उनको कोई कॉस्टिंग का दिक्कत नहीं है। दिक्कत किनको है, जिनको सैलरी देना है। वो कंपनी सोचेगी यार इनको सैलरी देना है और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट बना के देंगे उसको बेचना है, तो उनमें सैलरी का कॉस्ट निकल जाना चाहिए अपना। तो वो वाला जो बात है, वो जो कंपनी जो आपको सैलरी एम्प्लॉयड पे रख रही है, उनकी रिक्वायरमेंट है ये कॉस्ट एस्टिमेशन। तो जॉब वालों को तो भूल जाओ। अब आते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों के पास। बिजनेस एंड प्रोफेशन में पहले बिजनेस में चलते हैं। बिजनेस 2 तरीके से किया जाता है, या तो मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूं या तो मैं ट्रेडिंग यूनिट हूं। जैसे मेरे पिताजी एक ट्रेडर है, टेक्सटाइल मर्चेंट है, मेरा छोटा भाई एक टेक्सटाइल मर्चेंट है, मेरे दादाजी एक टेक्सटाइल मर्चेंट है। तीनों अभी धंधा कर रहे हैं भैया बढ़िया से, और हम तो यहां आ गए प्रोफेशन में। तो ये जो ट्रेडिंग का काम है ना, ये जो ट्रेडिंग का काम है, इसमें होता क्या है, मेरे पिताजी क्या करते हैं, जैसे कि वेरियस लोकेलिटी से या फिर वेरियस स्टेट से माल प्रोक्योर करते हैं। मैं माल बोल रहा हूँ क्योंकि वो भाषा मेरा सीखा हुआ है पापा से, तो वो लोग भी माल बोलते हैं तो मैं भी माल बोल रहा हूँ। ऐसे बोला जाए तो थान बोलते हैं उसको प्रॉपर्ली, कि यार कपड़ों का थान। और अगर एकदम फैब्रिक वर्ड बोलूं तो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगेगा आप लोग को, तो फैब्रिक। वो क्या करते हैं मेरे पिताजी, एक फैब्रिक परचेज करते हैं और एज इट इज वो फैब्रिक या तो थोड़ा बहुत काट के जैसा रिक्वायरमेंट होता है कस्टमर को, या पूरा एज इट इज थान का थान आगे बेच देते। मतलब वो आया एक पर्टिकुलर 200 मीटर या 300 मीटर का थान, और उसको एज इट इज अगर रिक्वायर्ड होता है तो कस्टमर को दे देते हैं, या वो बोलता है यार मेरे को काट के 100 मीटर दे दो, 150 मीटर दे दो, तो उसको वैसे दे देते हैं। और फिर वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है और वो फिर अपना उसको काट कूट के कुछ फ्रॉक बनाता है, या सपोज कोई गारमेंट्स का काम करता है या शर्ट बनाता है, कुछ भी, एनीथिंग। तो मैंने ये जो 2 एग्जाम्पल लिया, पहला वाला एग्जाम्पल लिया मैंने एक ट्रेडर का, जो मेरे पिताजी है। वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए जो गुड है वो एक फिनिश्ड गुड है, और वो जो गुड आ रहा है उसको सेम रूप में आगे बेच दे रहे हैं फिनिश गुड को, फिनिश गुड्स में। यानी ये जो ट्रेडर लोग का काम होता है, दे डोंट वर्क ऑन दिस फिनिश गुड्स। मतलब ये जो गुड्स आता है उसको एज इट इज आगे सप्लाई कर देते हैं और बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लेते हैं। यानी एक तरीके से अगर बोला जाए ना, तो ये भी दलाली का ही काम है।
मतलब ट्रेडर्स आर सेम एज दलाल्स। अब फिर अगेन यू डोंट मतलब मीन दिस वर्ड्स कि यार भैया अपने ऐसे कैसे बोल दिया। अरे भाई अल्टीमेटली कमीशन, दलाल मतलब कौन होता है जो कमीशन खाते हैं, तो दे आर ऑल्सो अर्निंग सर्टेन कमीशन, नथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि ये जो खरीदने वाले होते हैं इनको ये बड़े बड़े पार्टी सीधा माल नहीं देते, क्योंकि ये हम लोग लॉट में उठाते हैं और फिर हम लोग जैसे जैसे 10 आदमी को बेचते हैं। और ये आदमी जो बेचता है वो इनको क्यों नहीं अप्रोच कर लेता सीधा? क्योंकि वो उनका रिक्वायरमेंट छोटा है और इनको वो छोटे छोटे काम नहीं करने, इनको बड़े पार्टी को देना है, फिर बड़े पार्टी छोटे छोटे पार्टी को देंगे। तो बेसिकली ये जो बीच मीडिएटर है, मिडिल मैन है, दे आर कॉल्ड ट्रेडर्स। अब ये ट्रेडर क्या किए? फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स की तरह बेच दिए, ना कुछ ज्यादा तामझाम, थोड़ा बहुत कटिंग करना हो, थोड़ा चार्जेस लगा हो तो वो लोडिंग अनलोडिंग का लगता है और ट्रांसपोर्टेशन का लगता है, खत्म। मतलब थोड़ा बहुत सैलरी, थोड़ा बहुत। लिटरली क्या आपको लगता है इनको अकाउंटिंग की दरकार है या कॉस्ट एस्टिमेशन की दरकार है इतना? क्या इनको एक अलग यूनिट बैठाना होगा अपना कि यार एक डिपार्टमेंट बैठाना होगा जो मेरा खर्चा कैलकुलेट करेगा, यार कितना लग रहा है, ताकि टू एस्टिमेट द फाइनल सेलिंग प्राइस? नो नो, इनका इतना कोई खर्चा है ही नहीं। ये तो आया हुआ माल को एज इट इज आगे बेच देते। ठीक है भैया, समझ में आया ये वाला बात। तो ट्रेडर्स लोग को रिक्वायर्ड नहीं होता कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का। ठीक है, आते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स में। अब हमारा एग्जांपल ले लो, हम क्या करते हैं? हम खुद मशीन है, चलते फिरते मशीन है भाई। हमारे यहाँ ये काम करता है, ये हमारा एनर्जी सोर्स पॉइंट है, जहां से हम कुछ भी सोचते हैं तो यहां से बोल देते हैं और इसका हम रकम लेते हैं। तो भैया ये जो आप कर रहे हैं, यानी आप जो कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं या आप टीचिंग सर्विस देते हैं, ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक डॉक्टर, एक टीचर, क्या उनका भी कॉस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट? अरे भाई हम थोड़ी कोई चीज मतलब खरीद के बेच रहे हैं या कुछ बना के बेच रहे हैं, हम तो अपना नो हाउ बेच रहे हैं। तो नो हाउ की कॉस्टिंग भी इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, कई सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जैसे कि आपका टोल सर्विसेज जो अपने रास्ते में जाते वक्त गवर्नमेंट अपने से चार्ज करता है, आईटी सेक्टर्स के सर्विसेज, होटल रूम्स के सर्विसेज, स्कूल्स के सर्विसेज, उन सब में थोड़ा तामझाम होता है और उनकी अकाउंटिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन करनी पड़ती है। तो आपके अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस में एक चैप्टर नोन एज सर्विस कॉस्टिंग बोल के या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोल के है, जो डील करता है सर्विस प्रोवाइडर की कॉस्टिंग कैसे की जाती है। अब आते हैं फाइनली जिस मुद्दे में मेरे को बात करनी थी, मैन्युफैक्चरर। अभी जो मैंने काम लिया ट्रेडर को, मेरे पिताजी का ही काम मैं पकड़ता हूं, और जनरली यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जनरली कपड़े को ही काम होता है यार अपने, मतलब आने वाले पुराने लोग सब कपड़ों में ही धंधा करते हैं जनरली, और कुछ लोग मेडिसिन लाइन में है, कुछ लोग स्पाइसेस लाइन में है, अलग अलग लाइन है, बट मैं एक मेरा देखा हुआ है मेरे पिताजी का धंधा, तो मैं उस बारे में बात कर रहा हूं। तो मैन्युफैक्चरर लोग क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर लोग जो माल मिलता है ना उसको रॉ मटेरियल बुलाते हैं, उनको फैक्ट्री के द्वारा पास करते हुए एक फिनिश गुड बनाते हैं, फिर उस फिनिश गुड्स को बेचते हैं। इनका जो प्रोसेस है ना ये बहुत लंबा है, क्योंकि इनको एक रॉ मटेरियल को जान फूकना और एक नया प्रोडक्ट बनाना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यही जो ट्रेडर का काम किए थे, ये एक फैब्रिक दे दिए, अब ये फैब्रिक से शर्ट बनने वाला है। अब जो ये फैब्रिक से शर्ट बनेगा ना, इस दौरान कॉस्ट एस्टिमेशन कि ये शर्ट की दाम क्या रखी जाए, सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए ये पूरे खर्चों की एस्टिमेशन एंड अकाउंटिंग रिक्वायर्ड। तो बेसिकली कॉस्ट एस्टिमेशन एंड अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स।
और आपके मैक्सिमम चैप्टर्स जो कॉस्टिंग में हैं वो सब के सब इन्हीं से डील करते हैं, यानी एक मैन्युफैक्चरर को। कुछ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी है जिसमें अपने लोग कंस्ट्रक्शन कंपनीज के काम करेंगे, बट बेसिकली सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बात करते हैं। आपने शायद फाउंडेशन में भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया हुआ है, अविनाश संचेती ने आपको बनवाया होगा, बस कुछ वैसा ही काम करना है। अगेन वो अकाउंटिंग कर रहे हैं, अपने अब एस्टिमेशन करेंगे। तो इंटर लेवल में यार कुछ सोचना है। अच्छा, एस्टिमेशन मतलब देयर कम्स वन थिंग कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एवरीथिंग इन फ्यूचर इज अनसर्टेन, और अनसर्टेन थिंग मतलब प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व, स्टैंडर्ड डेविएशन इन्वॉल्व। भैया ये सब शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? आपका फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है मैथ्स में, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व। तो भैया पूरा कॉस्टिंग में आपको मैथ्स तो हेल्प क्या, जी जान है। और क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी ग्रिप बनवा दिया है फाउंडेशन लेवल में, कॉस्टिंग और फाइनेंस में आपको एकदम दिक्कत नहीं आने वाला है, मेरी गारंटी है। अगर आपको मेरे से मैथ्स पढ़ के मजा आया तो मैं आपको गारंटी देता हूं इधर तो और ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यहां तो मैथ्स की एप्लीकेशंस है कि मैथ्स कैसे यूज आता है कॉस्ट और एफएम में। तो आपको दिक्कत का बात नहीं है, सब मेरे ऊपर है अब क्या करना है। चलिए भैया, वेरी गुड। तो अपने लोग को मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में ज्यादा ध्यान देना। अब जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में बात की ही है, तो आइए एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। भैया कैसे देखे, आप तो घर बैठे बैठे करा रहे हैं भाई, अपने पास अब इक्विपमेंट्स हैं जिसमें अपने खेला कर सकते हैं, आओ थोड़ा खेला करते हैं। ये देखिए, मैंने आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड का एक वीडियो आपके आगे लेके आया हूं, जिधर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक शर्ट ही कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। नॉर्मल, जैसे आप जानते हैं एलन सोली, नाम सुना होगा आपने, शायद शायद ये भी है क्या उसी का, मैं भी दिख नहीं रहा। तो एलन सोली नाम तो सुना ही होगा। तो वो जो एलन सोली ब्रांड है, ये आदित्य बिरला ग्रुप ने एक्वायर किया हुआ है। तो वो कैसे उनको प्रोड्यूस करते हैं, एक फैक्ट्री से कैसे जाता है वो एक बार देखते हैं। और फिर आप ये ध्यान रखना कि उधर क्या क्या हुआ। फिर मैं पूछूंगा कि यार ये खर्चा क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो किस नेचर का है। ठीक है, चलिए तैयार रहिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा पूरा, एकदम मजे से देखिए बाबू लोग, कोई हड़बड़ी नहीं। ये वर्कर्स लोग आ रहे हैं, ओहो कोविड का जमाना है। वाओ, देख रहे हो कितनी बड़ी फैक्ट्री है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। ये उनके ऑफिस, ये उनका जो मिशन है 2020, सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करते हैं लीड। लुई फिलिप भी इन्हीं का है, एक्वायर किया होगा इन्होंने। नरेश त्यागी जी, ये ऑफिस में काम हो रही है, ध्यान रखना ऑफिस में एक काम हुआ था। वाह, एक्सरसाइज और करवा रहा है सुबह सुबह। आयरनिंग हो रही है, देखिए स्टिचिंग हुई थी, ध्यान रखिएगा। ये देखिए टैगिंग चल रही है, अब प्रोडक्ट आगे जा रहा है बन के। ये ऑफिस रूम, ये देखो यहाँ पे कॉन्फ्रेंसिंग वाली रूम, सोलर पैनल्स। ये तो अपनी बेनिफिट्स बता रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अपने को वो ध्यान नहीं देना है, अपने को ये ध्यान देना है कि अपने इससे क्या अल्टीमेटली कॉस्टिंग कैसे निकाले। ओ, सैनिटाइजेशन भी हो रही है।
देखो पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं इतना। अब देखो ये वेस्ट कैसे निकलता है और ये कैसे ऑर्गेनिक वे में इनको यूज करते हैं। देखो स्टिचिंग मशीन है, आयरन है। ओह, एलन सोली का टैग लगा दिया। पैकिंग चल रही है, पैकेट में डाला और आगे भेज दिया। ये देखिए फाइनल पैकिंग की बड़ी बड़ी पैकेटेस बन रही हैं। ये ऑफिस में डिसाइड किया जा रहा है यार क्या डिसीजन ले आगे और कैसे काम करे, क्या प्रोडक्ट का क्या फिजिबिलिटी है। सबने एलन सोली पहना है। चलिए, छोटी सी वीडियो जिसमें मेरे को आपको ये बताना था एक बार कि यार ये हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। होपफुली आपने देखा है। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। इस वीडियो से आपको जो इन्फरेंस है, 3 मिनट का छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिखाया। देखो ज्यादा अपने को इन डेप्थ अभी तो याद नहीं होगा, बट जैसे जैसे मैं पूछूं आप आराम से सोचना कि यार भैया ने बोला था, हाँ ठीक है ये बात याद आया, ये याद आया। सबसे पहले मैं आपको अब बताता हूं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स है, मतलब कॉस्ट कितने रकम के हैं एलिमेंट्स वाइज। भैया और भी टाइप्स के कॉस्ट होते हैं क्या, और डिफरेंट डिफरेंट नेचर के हिसाब से होते हैं, बिहेवियर के हिसाब से, कंट्रोबिलिटी के हिसाब से, जैसे मैंने बोला। बट मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मतलब क्या क्या एलिमेंट है कॉस्ट के अंदर, वो कुछ ये 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्या 3 प्रकार भैया? 1 2 3। सबसे पहला टाइप इज मटीरियल। ऑब्वियसली कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कुछ मटेरियल लगेगा। मटेरियल मतलब भैया, अरे जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, सीधा सा बात। मतलब जो हार्ड फॉर्म में, विजिबिलिटी टेंजिबल फॉर्म में अपने पास पड़ी है, जिस पे काम होगा या जिससे काम होगा। ध्यान रखना है दोनों वर्ड। मैं एकदम सिंपल भाषा में, मेरे को अभी वो बुकिश डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है भैया। नेक्स्ट इज लेबर, मैन पावर। अब मैन पावर तो अगेन फेमिनिज्म के अगेंस्ट हो गया, बट मैन पावर इंक्लूड्स मेन एंड वुमेन पावर बोथ। तो मैन पावर के नाम से जैसे जाना जाता है लेबर, यानी स्किल्ड अनस्किल्ड कोई भी तरीके के जो काम इंसान करते हैं वो आ गया लेबर पे। और लास्ट जो आपने सुना होगा और आपके मन में भी आ रहा होगा, हाँ ये वर्ड, तो मैं आपको बता दूं वो वर्ड है ओवरहेड। नो, ये वर्ड सुना हुआ होगा बट ये गलत है। द थर्ड एक्सपेंस, थर्ड इज एक्सपेंस। भैया ओवरहेड ही तो एक्सपेंस होता है? बिल्कुल नहीं, अभी बताऊंगा ओवरहेड क्या होता है, ध्यान से सुनना। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। नंबर 1 मटीरियल, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 एक्सपेंस। भैया आपने बता दिया मटेरियल में क्या आता है, आपने बता दिया लेबर में जनरली क्या आता है, तो ये एक्सपेंस में क्या आता है? सुनोगे क्या डेफिनेशन है, मतलब जबरदस्त डेफिनेशन है। जो मटेरियल और लेबर में नहीं बैठे उनको एक्सपेंस बुलाते हैं, मतलब जबरदस्त ये डेफिनेशन है, लिटरली दिस इज द डेफिनेशन कि जो मटेरियल और लेबर के अंदर नहीं कैटेगरी हो रहे हैं उनको सब एक्सपेंसेस में डाल दो। तो एक्सपेंसेस आर दोज कॉस्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन मटेरियल और लेबर, मतलब वो मटेरियल नहीं है, वो लेबर नहीं है, तो वो एक्सपेंस। अब सुनना मेरी बात, हर एक मटेरियल लेबर एक्सपेंस, हर एक मटेरियल लेबर एक्सपेंस, मैंने ओवरहेड लिख के काटा है, ध्यान रखना,
दो टाइप के होते हैं। क्या क्या टाइप के होते हैं भैया? दो टाइप के होते हैं। मटेरियल भी दो टाइप, लेबर भी दो टाइप, और एक्सपेंसेस भी दो टाइप। भैया व्हाट आर दैट टाइप्स? बताएंगे तो टाइप्स का नाम तो बताइए। यस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। भैया ये डायरेक्ट कॉस्ट तो पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल बिल्कुल वही डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है दोज कॉस्ट विच आर एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट, या आप बोल लो प्रोडक्शन करते वक्त जो खर्चे डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड है उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब जो वो प्रोडक्ट के लिए अपने बोल सकते हैं यार इतना लगा होगा इस प्रोडक्ट के लिए एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान रखना एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, उनको बोलते हैं डायरेक्ट खर्चे। मतलब अपने बोल सकते हैं यार ये शर्ट बनाने में ये इतना लगा, तो अपने उसको बोलते हैं डायरेक्ट। बट जब ना पता हो तो उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। मतलब जब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। भैया थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाइए। आइए आपके सामने एग्जाम्पल था, थोड़ा मेरा डायग्राम भी बहुत सुंदर है, मैं बना के दिखाता हूं आपको। क्या बोल रहे हैं भैया आपका डायग्राम सुंदर है? बिल्कुल, ये तो सीधा बन गया, थोड़ा टेढ़ा मेरा फैब्रिक बनाते हैं। ये लो, सपोज दिस इज अ फैब्रिक, कपड़ा, फैब्रिक। ये एक प्रोसेस से गुजरा और बनता है एक प्रॉपर अरे भैया क्या कर रहे हैं आप बाबू, ड्राइंग मास्टर है हम। लो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगा भाई। ये है अपना शर्ट, ये बना अपना एक शर्ट, सपोज एलन सोली का ही, और ये शर्ट बनाने के पीछे लगा फैब्रिक। ठीक है, मैंने कुछ बटन्स भी बनाए हैं। ये बटन है तो बंद करना पड़ेगा ना, तो ये बटन है, लो पहनावा भी है मेरा। तो ये जो शर्ट है इसके पीछे फैब्रिक लगा है, कुछ मीटर ऑफ क्लॉथ, सपोज 1 मीटर 1.5 मीटर जो भी, 1.5 मीटर ऑफ क्लॉथ लगा सपोज एक शर्ट बनाने में, और कुछ बटन लगे, ये 3 बटन लग रहा है हर शर्ट को बनाने में, सपोज बटन। क्या सिर्फ यही सब लगता है? आपने वो पूरा प्रोसेस देखा था, आपने देखा था ना कुछ स्टिचिंग भी चल रही थी, थ्रेड्स, और आपने देखा वो स्टिचिंग मशीन में सुई था जिससे वो लोग और हाथ के द्वारा भी कर रहे थे स्टिचिंग। तो जो निडल है, अच्छा वो जो मशीन चल रहा है उसमें रेगुलरली ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल थोड़ा बहुत डालना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर्ली वर्क करे स्टिचिंग मशीन। जैसे घर पे अपनी मम्मी लोग भी जब वो मशीन चलाती हैं, देखना करना कभी कभी वो थोड़ा तेल डालती है ताकि वो मशीन ठीक से घूमे और टक 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 स्टिचिंग हो। तो वो जो तेल डल रहा है वो जो नीडल है ये, और फैब्रिक, बटन, क्या सब मटेरियल है? बिल्कुल, एवरीथिंग आर मटेरियल। छू सकते हैं, देख सकते हैं भैया, टेंजिबल फॉर्मेट में है मेरे पास मटेरियल्स। बट कुछ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है और कुछ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। मतलब अपने ये बोल सकते हैं कि भैया 1.5 मीटर क्लॉथ लग रहा है एक शर्ट बनाने में, तो फैब्रिक इज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थिंग, रॉ मटेरियल। बटन 3 लग रहा है, ठीक है, बट अगर मैं बात करूं आपका वो निडल, वो लुब्रिकेंट ऑयल, वो तो यार मशीन चलाने में और स्टिचिंग करने के काम आ रहा है। अब उससे कितना शर्ट स्टिच हो रहा है, कितना ऑयल कितने शर्ट के लिए लग रहा है, वो तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है ना। मतलब एक शर्ट के प्रति फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड, आप कौन सा खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कर सकते हैं प्रोडक्शन नेचर का? तो मैं कर सकता हूं यार ये फैब्रिक, मैं कर सकता हूं चलो बटन 3 लगता है, बट क्या मैं वो निडल को डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकता कि एक के लिए इतना लगा होगा? ना ना, वो तो n नंबर ऑफ शर्ट्स बना रहा है वो निडल, वो
तेल लगा होगा तो उस मशीन में चलते चलते n नंबर ऑफ शर्ट्स बना होगा, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूट दैट मटेरियल। तो जो मटेरियल को डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको डायरेक्ट मटेरियल बुलाते हैं, और जिनको नहीं कर सकते उनको इनडायरेक्ट मटेरियल बुलाते हैं। पहले बोलिए, दोनों बात आपको क्लियर हुआ? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पक्का एवरीवन? बिल्कुल भैया, एकदम समझ में आ रहा है आपकी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं तब। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, लेबर में सिमिलरली, अब आपको यदि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक मतलब समझ में आया तो मैं कुछ बना रहा हूं, आप बताइएगा हाँ भैया हम लोग को क्लियर हुआ हम लोग को। ये मैंने कहा कि वर्कर सुनो, आपको ना मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जैसे वहां पे वो 1000 वर्कर लोग करीब करीब काम कर रहे थे, वो किसके लिए है? शर्ट बनाने के लिए। और वो क्या कर रहे हैं? शर्ट का प्रोसेसिंग में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। क्या उनकी जो सैलरी दी जा रही है, क्या उनकी जो सैलरी दी जा रही है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल है। बट अगेन मैं ध्यान से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, सैलरी भी दो तरीके से दिए जाते हैं, ध्यान से सुनना। एक मैं बोल रहा हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, और हो सकता है ऐसे पे हो रहे हो कि यार तुम मेरे को एक शर्ट बना के देगा तो हम तेरे को पर शर्ट का 150 रुपया देगा, एक शर्ट का 150 रुपया दूंगा, ठीक है? वहां पे ही और भी लोग हैं जो मैं बोल रहा हूँ चलो एक नहीं, तुमको मैं 50 शर्ट बनाऊंगा तो एक लमसम पेमेंट दूंगा, चलो कोई बात नहीं 10,000 रुपया। बट फिर भी वो एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट है ना, क्योंकि वो नेचर क्या है उनका कि यार वो काम उसी लिए कर रहे हैं, किस लिए? कि शर्ट बनाने के लिए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ठीक है। बट वहां जो स्वीपर है, सपोज जो वॉचमैन खड़े थे, है कि नहीं, वहां और भी तो लोग खड़े थे, सपोज जो वो जो याद है एक वो मशीन लेके जा रहा था जो सारा चीज कलेक्ट करके जा रहा था, वो लोग जो है स्टाफ, अदर स्टाफ जो है, उनकी जो सैलरी है उनको उससे मतलब नहीं है कि कितना शर्ट बना। वो बोले भैया मैं तो गेट के बाहर खड़ा था, आपका चौकीदारी कर रहा था, मेरे को महीने का आपको 5,000 रुपया देना है। अब अंदर फैक्ट्री में क्या काम चल रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उससे उनको लेना देना नहीं है। तो क्या वो जो 5,000 की पेमेंट जो लेबरर्स को हो रही है, या बोल लो आपके स्टाफ को हो रही है, क्या ये वाला पेमेंट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है? नहीं है, नहीं है। दिस कॉस्ट इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी प्रोडक्शन। जैसे कि वो जो ऑफिस में लोग बैठे थे, ध्यान कीजिए, जो डिसीजन दे रहे थे ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, एलन सोली का शर्ट वर्ट पहन के, क्या वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड? उनका जो डिसीजन या वो फ्रेमवर्क है, उनको भी सैलरी जा रहा है। सपोज वो थोड़े हाई एंड वाले लोग हैं, उनको 15,000 का सैलरी जा रहा हो, 20,000 का सैलरी जा रहा हो, बट क्या उनका जो डिसीजन है वो हेल्प करता होगा शर्ट को और रिफाइन करने में, बनाने में? क्या वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है? बिल्कुल नहीं है। उनका डिसीजन काम आएगा जो अल्टीमेटली हमको शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगा। बट मैं ये नहीं बोल सकता यार ये शर्ट बनाने के पीछे इतना सैलरी इसको देना पड़ा। तो ये जो पहला दो एग्जांपल मैंने लिया वो हो गए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, जो वो लेडीज लोग काम कर रही थी जनरली, और जो वॉचमैन और अदर जो स्टाफ एट ऑफिसेज है जो आपको बाकी काम में मदद कर रहे हैं, वो हो गया नॉन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। तो उसी हिसाब से ही क्या हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर। जनरली अभी देखो आप लोग पहले क्लास में हो तो मैं इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, बट लोग क्या कंफ्यूज होते हैं मालूम? डायरेक्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट। कभी ये बात मत सोचना, मैं इसके बारे में आपको और अच्छे से अगले क्लास में बताऊंगा। बट आज के लिए आपको ये समझ में आ रहा है डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है? मैंने कहीं भी अभी तक वेरिएबिलिटी के बारे में बात नहीं किया कि इसका नेचर कैसा है, वेरिएबल की फिक्स, जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। मैंने अभी क्या वर्ड बोला? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन, मतलब ये खर्चा मैंने एट्रीब्यूट कर दिया या एलोकेट कर सकता हूं, यार ये इसके लिए लगा होगा।
इतना शर्ट बनाने में ये लगा होगा। बट इनकी जो सैलरी है स्टाफ की, जो वॉचमैन की और जो सैलरीड एम्प्लॉयड ऑफिसेज में बैठे हैं, उनकी वो सैलरी डिफाइन नहीं है प्रोडक्ट वाइज। तो पहला दोनों एग्जाम्पल क्या हो गया, डायरेक्ट का, बाकी दो एग्जाम्पल किसका हो गया, इनडायरेक्ट का। ठीक है। लास्ट एक्सपेंसेस, मतलब जो इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, भरपूर इसमें आगा। भैया क्या बचा, अरे सब कुछ तो बच गया। चलो रॉ मटेरियल बहुत मेजर पार्ट ऑफ द एक्सपेंस होता है, लेबर नेक्स्ट मेजर पार्ट होता है, बट उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, चकाचौंध जो ऑफिस में देखा था आपने लाइट, जो आपने उसकी इतनी सारी मशीन्स देखी थी उनकी डेप्रीसिएशन, जो आपने इतना बड़ा एरिया देखा था उसका रेंट, इंश्योरेंस, क्या ये सब चीज भी देना पड़ता है? बिल्कुल देना पड़ता है। और क्योंकि ये मटेरियल नहीं है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेंजेबल नहीं है, क्योंकि ये लेबर नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो ये सब क्या है, ये सब एक्सपेंसेस है। भैया आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एग्जांपल दीजिए भाई, हम लोग को और कुछ नहीं जानना, ध्यान से सुनना। जितना भी मैंने अभी बोला, रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन? नहीं भैया, पता नहीं कितना शर्ट के लिए कितना लाइट लग रहा है, कितना रेंट लग रहा है। अरे यार ये तो रेंट तो फिक्स देना है, अब चाहे आप कितना भी प्रोडक्शन करो, कितना भी कम करो, ऐसा थोड़ी है प्रोडक्शन के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं उसको, नहीं कर सकते भैया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है कि इसके लिए ये लग रहा है, इतना बनाने के पीछे ये खर्चा है ना। तो भैया डायरेक्ट का एग्जाम्पल तो दीजिए, इनडायरेक्ट का तो आपने अनगिनत एग्जाम्पल दे दिया, डेप्रिसिएशन, रेंट, इंश्योरेंस। डायरेक्ट का देयर आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स, और आज समझने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूं, देखना, आप सोचना क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं। आपने देखा ना वहां टैगिंग चल रही थी एलन सोली की, वैसे ही सपोज आदित्य बिरला ने कहा यार एलन सोली ब्रांड तो ठीक है, अच्छा हो गया नाम आज के दिन, बट उन्होंने भी तो कभी एक्वायर किया वो नाम धीरे धीरे। सपोज मैंने एक ट्रेडिंग यूनिट बनाया और मैंने शर्ट का नाम रखा एनएम शर्ट, यानी टैग है एनएम, जैसे टॉमी हिल फिगर है यार, वैसे मेरा भी नाम है भाई एनएम, नवनीत मुंद्रा शर्ट। तो मैंने एक नवनीत मुंद्रा शर्ट के हिसाब से टैगिंग लगवा दिया, लोगो अपना तरीके से बना दिया, और मैंने बोला एनएम शर्ट के नाम से ये बिकेगा। मैं देख रहा हूं कि मैं भी उन्हीं टाइप के जॉब वर्कर से काम करा रहा हूं, मैं भी वही क्वालिटी के फैब्रिक यूज कर रहा हूं, मैं भी वही प्रोसेस से जा रहा हूं जिस प्रोसेस से एलन सोली जा रहा है, बट मेरा शर्ट बिक नहीं रहा है और एलन सोली का शर्ट धमाधम बिक रहा है। तो जो एलन सोली का शर्ट बिक रहा है, ये कारण क्या है? क्योंकि इसकी एक ब्रांड है, ब्रांड। मैंने जब एलन सोली के वर्क का ये लोग के पास गया, आदित्य बिरला गया, मैंने बोला यार मेरी भी वही तरीके की शर्ट है, मैं भी उसी दाम में बेचना चाह रहा हूं, बट बिक नहीं रहा है, क्यों ऐसा? बोला तुम क्या है? बोला एनएम। बोला एनएम क्या है? बोला नवनीत मुंद्रा भाई। बोला ये क्या है? कोई नहीं जानता, सब एलन सोली जानते। जैसे मोबाइल फोन्स में मैंने नया फोन लॉन्च कर दिया मुंद्रा फोन, तो मुंद्रा फोन नहीं बिकेगा जब तक वो सैमसंग आईफोन नहीं है, मैं खुद ही यूज नहीं करूंगा मुंद्रा फोन। तो वो जो पर्टिकुलरली फोन का लोगो और फोन का जो ब्रांडिंग है वो क्रिएट करना पड़ता है, या तो क्रिएशन में टाइम दो, बट आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको तुरंत तुरंत माल बेचना है अपना, क्योंकि भाई मेरे को जल्दी जल्दी इनकम कमाना है। तो मैं क्या किया, मैं कहा यार एक काम करते हैं एलन सोली, तुम मेरे को अपना नाम दे दे, मैं भी अपने शर्ट में क्या करूंगा ना, एनएम हटा के अब से एलन सोली बोल के निकालता रहूंगा। तो बोला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक काम करना होगा आपको, आपने जो शर्ट बनाया है, आपका जो शर्ट बिकेगा या जितना शर्ट बनेगा उस हिसाब से मेरे को आपको 10% रॉयल्टी देनी होगी। मैंने कहा क्या मतलब? बोला आपने मेरी ब्रांड यूज की है अपने बेचने के लिए, अब आप एलन सोली नाम से बना रहे हैं, तो एलन सोली के नाम से जाएंगे तो मेरे को क्वालिटी चेक भी देखना होगा यार, वैसा प्रोडक्ट है कि नहीं, चलो आप देख लो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको मिलेगा, बट आप मेरा नाम यूज कर रहे हो तो उसके बदले मैं आपसे कुछ चार्ज तो लूंगा, मेरी ब्रांड है भाई तिवाड़ी का समोसा। अब तिवाड़ी का समोसा सुनते ही तो क्या बोले, सुन लगता है ना यार तिवाड़ी का ही समोसा खाना है। अब कोई बोल दे
तिवाड़ी का ही समोसा बोल के आपको बेच रहा हो तो तिवाड़ी वाला तो उस पर केस कर देगा ना, या मेरे नाम से कैसे बेच रहा है। अच्छा बेच रहा है तो मेरे से परमिशन ले ले, मेरे को रॉयल्टी दे, मैं चेक कर लूंगा क्या वो ऐसा क्वालिटी का है, फिर बेच। और हमको क्या कर दे, डायरेक्ट डायरेक्ट पेमेंट करते रहे कुछ कमीशन के तौर पे, या रॉयल्टी वर्ड थोड़ा भारी वर्ड। तो जो रॉयल्टी पे करना पड़ता है मेरे को कि मैं एलन सोली का टैग यूज कर रहा हूं अपने शर्ट में, वो पेमेंट क्या मटेरियल है? नहीं, क्योंकि ये देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और ना कोई टेंजिबल फॉर्मेट में। क्या लेबर है? नहीं। तो ये क्या है? एक एक्सपेंस। और क्या ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट है? बिल्कुल है। इतना शर्ट बनाने का इतना रॉयल्टी लगता है, एट्रीब्यूटेबल है। तो भैया डायरेक्ट का एक एग्जांपल हुआ रॉयल्टी। ऐसे और 2-3 एग्जांपल है, बट पहले आप ये इजी वाला समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं? भैया जबरदस्त। रॉयल्टी पेमेंट, तो ये जो रॉयल्टी पेमेंट है ना, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस। और जनरली जब आप आगे सम्स भी बनाएंगे ना, आप देखेंगे यार भैया डायरेक्ट एक्सपेंस तो जनरली सम्स में दिया ही नहीं रहता है, क्योंकि देयर आर लिटरली नो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एवरीथिंग आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंड द मोर पार्ट इज इन मटेरियल एंड लेबर डायरेक्ट में। तो बेसिकली आपको एक बार एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट समझ में आया, बोलो डन है। और वो फैक्ट्री दिमाग में है आपके, मैंने उधर से एग्जांपल दिया आपको काफी। अब ध्यान से सुनना, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। जो एक वर्ड आपको तब से खा रहा है, कौन सा भैया? अरे वो ओवरहेड, बता रहा हूं। ये जो डायरेक्ट डायरेक्ट और डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस है, इनको बुलाते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मेन, मेन कॉस्ट। दीज आर द प्राइम और मेन कॉस्ट। सारे डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट बुलाते हैं, और सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक तरफ करके वी कॉल ओवरहेड्स। क्या बुलाते हैं? ओवरहेड्स। ओ, तो आपने तो वही बोला एक्सपेंस ओवरहेड्स है। ना 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 ना, एक्सपेंस का इनडायरेक्ट पोर्शन ओवरहेड है, वैसे ही लेबर का भी इनडायरेक्ट पोर्शन को भी ओवरहेड्स बुलाते हैं, मटेरियल का इनडायरेक्ट पोर्शन भी ओवरहेड। यानी वो जो सुई और जो तेल वो ओवरहेड है। वो जो सैलरी दिए थे किनको? वॉचमैन, और किनको? वो जो ऑफिसेज में बैठे हैं अपने स्किल्ड या बोलो दिमाग वाले लेबरर्स, सैलरी जॉब वाले, वो ओवरहेड है। और सारा रेंट, अपना डिप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ये सब ओवरहेड्स। पहले बोलिए यहां तक बात क्लियर है? ये उतारेंगे आप जरूर से जरूर। ओवरहेड्स अगेन, ओवरहेड्स अगेन 3 पार्ट में ब्रेक हुआ। अरे भैया बस 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 बाबू, लास्ट कंसेप्ट तो ले लो, पढ़ाई तो होती रहती है, कंसेप्ट ही तो जरूरी है। ओवरहेड्स अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। या क्या क्या पार्ट में डिवाइडेड है ओवरहेड्स? इट कैन बी फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड के कई नाम है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, फलाना फलाना, वो अपने बाद में सुनेंगे। अभी आपको फैक्ट्री वर्ड बहुत इजी लगता है तो मैंने सिर्फ फैक्ट्री वर्ड बोला। नेक्स्ट आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जिसको मैं अगेन ऑफिस वर्ड से बोल रहा हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो। और लास्ट आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसको अगेन मैं सेलिंग ओवरहेड बोल रहा हूं। क्या मतलब भैया? ओवरहेड्स को ना फिर डिपार्टमेंट वाइज बांटा गया कि यार ये खर्चा लग कहां रहा है। अगर फैक्ट्री का है, फैक्ट्री में लग रहा है तो फैक्ट्री के डिपार्टमेंट में जाएगा और फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से जाएगा। अगर ऑफिस में लग रहा है तो ऑफिस ओवरहेड के नाम में जाएगा, और अगर सेलिंग के समय लग रहा है तो सेलिंग ओवरहेड के नाम पे जाएगा। भैया एग्जांपल दीजिए। अरे यार आपने अभी देखा ही था,
फैक्ट्री ओवरहेड में बता दीजिए ना, जो फैक्ट्री में क्या क्या लग रहा था। अरे भैया फैक्ट्री में आपने जो मटेरियल का अगर बोलूं तो वो निडल तो वो लुब्रिकेंट ऑयल। अच्छा, आप लेबर का एग्जांपल दूं तो वो वॉचमैन, ठीक है। और अगर मैं आपको एक्सपेंसेस का बोलूं तो रेंट ऑफ द फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द फैक्ट्री, इंश्योरेंस ऑफ द फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरीज इन द फैक्ट्री, तो वो सब आ गए। अच्छा, कभी भी जो काम होता होगा वो फैक्ट्री के बाद कहाँ जाता होगा? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस, और फिर बिकने जाता होगा। ऑफिस में जाके सारे कागजी काम तो होंगे ना, सब डिपार्टमेंट में ऑफिस तो बैठता ही है। जैसे वहां देख रहे थे ना, अपने डिस्कशन चल रहा था और एक बड़ा सा रूम भी था जहां पे मीटिंग्स होंगे। तो जो ऑफिस एरिया है उधर क्या क्या लगता है मटेरियल के तौर पे, ध्यान से सुनना। आप कैलकुलेटर यूज करते होंगे, वहां देखे थे ना काफी वो स्टेपलर मशीन, स्टेपलर्स होंगे, सेलोटेप्स होंगे, और आपका कैलकुलेटर्स होगा, पेन होगा, एक खाता देके रखे होंगे सबको लिखने के लिए। तो वो सब जो मटेरियल है वो सब क्या है? इनडायरेक्ट। और वो किस में आएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वैसी लेबर्स, जो वहां के जो सैलरी एम्प्लॉयज थे, जो मैंने आपको बोला जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनका सैलरी भी इनडायरेक्ट है और वो ऑफिस नेचर का है। और वैसी ऑफिस का रेंट, ऑफिस में जो मशीन है उसका डेप्रिसिएशन, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, फलाना फलाना। एंड लास्ट, अगर अपने वापस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाए, जब माल बन के फाइनली पैकिंग होके बिकता है, तो सैलरी वाले लोग भी वहां भी रहते हैं, जिनको अपने क्या करते हैं, भाई तुम माल बेचेगा तो तुमको कमीशन देंगे, तुम माल बेचने का स्कीम बताएगा तो अपने सैलरी देंगे, तो उनका सैलरी यानी लेबर का इनडायरेक्ट। अच्छा, मटेरियल से रिलेटेड इनडायरेक्ट, भैया अगेन सैलरी एंड ऑफिस डिपार्टमेंट को भी एक शर्ट वर्ट पहनाए होंगे, यार तुम जाओ, तुमको हम शर्ट दे रहे हैं, मार्केटिंग करके आओ, और पेन कॉपी दे रहे हैं, कैलकुलेटर दे रहे हैं, मस्त सा बैग दे रहे हैं एक हाथ में, तो वो सब हो गया। और वहां पे जो डिपार्टमेंट बैठा है वहां का जो रेंट, यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के भी मीटिंग्स होते होंगे, वहां पे ट्रेनिंग हो रहा होगा, तो वो सब खर्चा सब के सब आ जाएगा ओवरहेड्स में। तो बोलिए, आपको एक बार के लिए ये पूरा चार्ट क्लियर है क्या? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या बताया पहले? 3 भाग, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, नॉट ओवरहेड। सब 2 पार्ट में टूटे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सारे प्राइम बुलाते हैं, इनडायरेक्ट सारे ओवरहेड्स बुलाते हैं, जो अगेन डिपार्टमेंट वाइज टूटते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। सबका एग्जाम्पल दिया मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर जो अपने देखे आज, एक शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। ऐसे आप मेरे को अगले क्लास में थोड़ा सोचेंगे कि यार ये शर्ट का तो देख लिया, जैसे रेगुलर में और क्या करते हैं, अपने चाय पीते हैं, तो चाय पत्ती वाले फैक्ट्री में क्या होता होगा, कॉफी वाले फैक्ट्री में क्या होता होगा, वैसे सोचिए। अच्छा, बड़े बड़े कंपनीज का सोचिए, जैसे आईटीसी का सोचिए, यार वो लोग कैसे काम करते होंगे, सिगरेट बनाते हैं ना लोग, हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, तो वो सब देखिए। और बड़े बड़े इंडस्ट्री जैसे एरोप्लेन, ट्रेन, सबका सोचिए अपने माथे में, और सेग्रीगेट कीजिए कि क्या डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट। पहले माथा को काम में लाइए यार, अपने अपने जितना सोचेंगे, जितना ऑब्जर्व करेंगे ना, उससे अच्छा तरीका नहीं है पढ़ाई करने का। सिर्फ रटने से, सिर्फ इजी पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। कंसेप्ट लेके, कंसेप्ट को समझ के, कंसेप्ट को अप्लाई करना एंड प्रैक्टिस करना इज मेरा हैंडलिंग। मेरे को इस काम में मजा आता है। पहले समझाओ, उसके बाद उनको टाइम दो उसको ऑब्जर्व करने का, और खुद से ट्राई करने का टाइम देता हूं मैं कि यार तुम बनाओ पहले, उसके बाद जरूर मैं हेल्प करूंगा। बट जब तक आपको समय नहीं दिया जाता है ना, आपका ये वर्क नहीं करता है। और अगर एग्जाम में कोई नया सवाल कभी आ जाता है तो आपका माथा चलता नहीं है। आपको क्या चाहिए? सारा देखे हुए सवाल। जरूरी नहीं है सीए इंडस्ट्री में। प्लीज 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 पहले दिमाग खोलिए, फिर वापस से वर्क कीजिए। बट खाली वर्क 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 सम्स बनाने से भी नहीं होता। बोलिए, क्या ये बात क्लियर है आपको मेरा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को लेके? भैया व्हाट अबाउट द पेपर पैटर्न? एकदम सिंपल, 100 नंबर का पेपर 120 का आता है, जिसमें से आपको मालूम होगा क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5,
एंड क्वेश्चन नंबर 6 से आपको ये 5 क्वेश्चन से 2 से लेके 6 में एनी 4 करना पड़ता है, एनी 4 करना पड़ता है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 में भैया कैसे सेग्रीगेशन रहता है, जनरली 5 into 4 का पैटर्न रहता है, मतलब 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के तो 20 मार्क्स, और उसके बाद ये 2 से लेके 6 तक में हर एक क्वेश्चन अगेन 20 मार्क्स का होता है, जिसमें देयर आर वेरियस सेग्रीगेशन, लाइक हो सकता है कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 12, 10, 8, 6, 4 या 5, एनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ सच काइंड, ताकि वो चैप्टर्स भी कवर करे। ऐसा नहीं है कि 20 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया, क्योंकि उस हिसाब से आपका चैप्टर कवरेज बहुत कम होगा। देयर आर इन टोटल 15 to 16 चैप्टर्स इन कॉस्टिंग, तो सबको कवर करने के लिए इनको छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 जनरली पूरा थ्योरी रहता है, तो सब लोग ट्राई करते हैं कि कॉस्टिंग के पेपर में फुल प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सके। बट इन दिस वेरी नवंबर 2020 टर्म पहली बार ऐसा हुआ कि प्रैक्टिकल के क्वेश्चन के साथ 4-4 नंबर का 2 जगह थ्योरी पूछ लिया, तो थ्योरी भी अटेम्प्ट करना पड़ा लोगों को, और अलग से 6 नंबर क्वेश्चन तो थ्योरी था ही। तो नाउ देयर इज नो बैरियर बाय इंस्टीट्यूट कि आप खाली प्रैक्टिकल करने से चले जाएंगे, आपको थ्योरी भी करना होगा। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट अल्टीमेटली इट डिपेंड्स कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है और कैसे प्रैक्टिस करना है। अब आप ये नहीं बोल सकते भैया ये चैप्टर छोड़ के चले जाएगा, क्योंकि आपने चैप्टर छोड़ा तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ना होगा। अब सपोज आपने एक चैप्टर छोड़ा मटेरियल, सपोज, बट लेबर आपने करके गया और मटेरियल लेबर का ही कंबाइन क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 5, तो आप क्या करेंगे? आपको उस चक्कर में लेबर भी छोड़ना होगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना। तो ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास पूरा नवंबर 2020 का पेपर भी दिखाऊंगा, तो आपको देख के समझ में आएगा प्रॉपर्ली क्या होता है। या चलो आपको दिखा रहा क्या है, आप तो बहुत ही ज्यादा दिमाग वाले लोग हैं। या आ गए सीए इंस्टीट्यूट साइट में, या आ गए बीओएस नॉलेज पोर्टल में, या आ गए इंटरमीडिएट कोर्स में, या आ गए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में, और यहाँ आ गए क्वेश्चन पेपर्स में। ये रहा नवंबर 2020 का पेपर, लो सामने अपने। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, आंसर एनी फोर फ्रॉम रिमेनिंग, आंसर एनी 4 फ्रॉम रिमेनिंग 5। दिख रहा है आपको? अब क्वेश्चन नंबर 1 इज 4 into 5, यानी 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 1 दिया 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर बी दिया 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर सी 5 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर डी भी 5 नंबर का, बस। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे स्टार्ट होता है। 2 में 2 का ए था 10 नंबर का और 2 का बी था 10 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन 2 में। 3 में देखो, 3 में अगेन 10 नंबर का 10 नंबर का, तो 3 भी 10-10 भाग में 2 क्वेश्चन में डिवाइड हुआ। 4 भी 10 नंबर का, बट नेक्स्ट देखिए 4 का बी 6 नंबर का, तो 4 का सी होगा 4 नंबर का, और उसमें दे दिया एक थ्योरी क्वेश्चन। अब जो बच्चा को ये करना है उसको थ्योरी अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, वरना पहले क्या होता था, नवंबर 2020 से पहले थ्योरी पूछता ही नहीं था, सिर्फ प्रैक्टिकल पूछता था। 5 नंबर क्वेश्चन अगेन 10 नंबर, देन अगेन 6 और 4 में बाइफरकेटेड, और लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन में पूरा अगेन थ्योरी है, जिसमें आपको 5 into 4 दिया। तो इस क्वेश्चन में भी थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ गया लोगों को, और ऊपर जो मैंने आपको दिखाया उस क्वेश्चन में भी थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ गया। तो 8 नंबर का कंपलसरी टाइप थ्योरी हो गया, और ये तो जनरली लोग छोड़ देते हैं 6, क्योंकि इतना ज्यादा थ्योरी लोग पढ़ के ही नहीं जाते। तो 8 नंबर तो फिर भी करना पड़ा इन दिस वेरी टर्म, और पुराने टर्म्स में ऐसा नहीं था। पुराने टर्म्स में आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्या दिखेगा, खाली का खाली आपको दिखेगा प्रैक्टिकल। आपको मालूम है मई में एग्जाम नहीं हुआ था, तो ये है नवंबर 19 का लास्ट पेपर। देखिए पूरा वही 20 पैटर्न का 5 into 4, उसके बाद 2 नंबर 10, 2 का बी भी 10, 3 का ए 10, 3 का बी 10 प्रैक्टिकल, 4 का ए 10, और 4 का ए कितना का है 10, और 4 का बी भी 10 प्रैक्टिकल, 5 का ए भी 10, 5 का बी भी 10 प्रैक्टिकल, 6 का में भी थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी, और ये 5 दिया, बोला एनी 4 कर लो। तो भैया अल्टीमेटली अगर देखा जाए ना, तो नवंबर 19 के पेपर में पूरा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया जा सकता था।
तो इस तरीके से मैंने आपको 2 पेपर का एनालिसिस भी बताया। ऐसा ही कुछ अकाउंट्स में भी होता है, वो आपको अविनाश सर जरूर बताएंगे जब आप अकाउंट्स का बेसिक्स देखेंगे। बट अभी के लिए आपको अगर मेरा बात समझ में आया तो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्टिंग पेपर। नेक्स्ट क्लास मैं लूंगा आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को और अच्छे से समझाऊंगा और एक वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल पोर्शन यानी नेचर ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर वो क्लियर करूंगा कि यार ये क्या होता है वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, और फिर ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल में जो कंफ्यूजन है, जो मैं भी एक स्टूडेंट था मेरे को होता था, वो क्लियर करूंगा आपका। लोग इस बारे में बात ही नहीं करते, लोग सीधा स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाना। मेरे को वैसे नहीं होता, मेरे को पहले बेसिक समझानी है। तो चलिए, अपने को ये बताना था, अपने ये बता दिए। अब मैं आपको अलविदा बोलूंगा। होप आपको मजा आया हो, आपको क्लियर हुआ हो। मैंने काफी छोटा 1 घंटे का बेसिक्स रिकॉर्ड किया आपके लिए, वो भी फर्स्ट पार्ट। अभी और पार्ट्स आएंगे, आप ये देखिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। और अब मैथ्स जैसा आपको इंटरेस्टिंग लगा था, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं आपको कॉस्ट और एफएम कराऊंगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आपका रिजल्ट होपफुली पॉजिटिव हो और अपने जल्दी से जल्दी आगे इंटर लेवल पे मिले। बाय बाय।